तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हो सकता है बच्चों आप यही सेम चैप्टर आपके बुक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से दिया हो। किस नाम से दिया हो? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो दो नामों से दोनों का मतलब एक ही हुआ। ये क्या है? क्लास 11 का ये क्या है? क्लास 11 और क्या है इसलिए? एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों नाम से इसको जानते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपने एटम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि आपको पता है कि एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स कैसे मतलब एटम्स के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, डाल्टन थ्योरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने क्या हुई हैं कि अभी तक आपने पढ़ी हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस बार, अब हम उसी चीज़ को ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा डीप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों चलिए ठीक है। तो बहुत से बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, क्लास 11 का सेकंड चैप्टर। आज पहला लेक्चर फर्स्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। और स्ट्रक्चर उसी को आप बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं। देखेंगे बच्चों जैसे कि आपने क्लास 9th में क्लास 10th में पूरा पढ़ा हुआ है कि एटम्स क्या होते हैं, किसी भी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एटम्स किसी भी मैटर की वो सबसे छोटी और फंडामेंटल यूनिट होती है जिससे मैटर मिलके बना होता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप किसी भी मैटर का नाम ले लीजिए जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो किससे बनी होगी? एटम से। तो हुआ क्या बच्चों कि 1808 तक जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, तो उस समय तक हमें एटम के बारे में बहुत कम जानकारी थी। ठीक है, तो उस समय उन्होंने कह दिया था कि एटम इंडिविजुअल होता है। उन्होंने कहा था कि सेम मैटर की प्रॉपर्टी सेम होती है, या सेम एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, उनका मास सेम होगा। लेकिन फिर बाद में, अभी मैंने जस्ट आपको कल ही पढ़ाया हुआ है, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि कैसे उनकी थ्योरीज गलत हो गई। उन्होंने कुल मिला के 5 पोस्टर्स बताए थे, जिसमें से शायद 3 या 4 गलत थे और 1 सही था। मैंने कल बताया था आपको। तो हुआ क्या बच्चों कि डाल्टन के बाद जो है, लेकिन डाल्टन के आने की वजह से लाभ फायदा ये हुआ कि लोगों की जो इंटरेस्ट था वो एटम में बढ़ गया। लोग अब जानना चाह रहे थे कि एटम वाकई होता क्या है, उसके अंदर भी कुछ होता है कि नहीं होता है, आखिर एटम है क्या चीज़। तो उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट हुई। अब अगर मैं नाम की बात करूं तो जैसे सबसे पहले जो आप नाम सुनेंगे वो सुनेंगे थॉमसन का, जे थॉमसन का। आपको पता है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हालांकि इलेक्ट्रॉन का नाम उन्होंने नहीं दिया था, इलेक्ट्रॉन के नाम दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन इसका जो खोजने का जो श्रेय है वो थॉमसन को जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, ईटा पर नाचे। ये एक ट्रिक है याद करने का। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसी किसी किताब में प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन को मानते हैं। ये मानते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो इसको आप अपने हिसाब से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगर कहीं पर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों दिया है तो गोल्डस्टीन को मारिएगा, और कहीं पर केवल अगर रदरफोर्ड दिया है तो रदरफोर्ड को मारिएगा। चलिए, अब यहां तक कहानी हो गई। तो थॉमसन को श्रेय मिलता है इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन खोजा कैसे गया था, कैसे किसी को पता चला कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
चलिए आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। चलिए देखेंगे बच्चों, हुआ क्या कि उस समय एक बड़ा बढ़िया एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि जब कोई चीज़ पॉपुलर हो जाती है, जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो अभी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बड़ा चला हुआ है, ठीक है। तो लोग आप देख रहे होंगे कि हर दूसरा यूट्यूबर, हर पॉपुलर यूट्यूबर अब उसी के रिस्पेक्टेड कुछ वीडियो बना रहा है, क्योंकि वो इस समय पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी में है, और यूट्यूबर्स को लगता है कि कुछ नहीं तो कुछ मुझे इससे पॉपुलैरिटी मिली जाएगी, क्योंकि लोग इस समय बिल्कुल उसमें देखने में उनको अच्छा लग रहा है कि क्या यूट्यूबर कह रहे हैं, क्या टिकटॉकर कह रहे हैं। तो लगभग इस समय हर टिकटॉकर, हर यूट्यूबर जो है, जो भी पॉपुलर यूट्यूबर और टिकटॉकर हैं, वो इस समय वही बना रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं यूट्यूबर टिकटॉकर्स को और टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स को। चलिए, तो हुआ क्या कि बच्चों उस समय जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उस समय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर था। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर हो रहा था, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी मानी जाती है वो ऐसा नहीं कि थॉमसन उसको अकेले किया था उन्होंने। असल में कई लोग मिल के इसकी खोज किए थे, लेकिन होता क्या है कि जो अंततः खोज लेता है उसी का नाम हो जाता है। यही एक्सपेरिमेंट बहुत पहले माइकल फैराडे भी कर रहे थे, और यही एक्सपेरिमेंट बहुत सारे और भी लोग कर रहे थे, लेकिन थॉमसन को जो है इसकी वो मिलती है, श्रेय मिलता है इलेक्ट्रॉन को खोजने का। चलिए, अब उन्होंने क्या किया बच्चों, आइए उसी को पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे जाना कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन होता होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब क्या था, आइए पहले समझते हैं। क्या किया उन्होंने बच्चों कि उन्होंने क्या किया कि एक तरफ कैथोड लिया, एक तरफ एनोड लिया। आप जान रहे होंगे कि कैथोड और एनोड क्या होते हैं। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड पॉजिटिव होता है। उसको उन्होंने क्या किया, एक हाई वोल्टेज बैटरी से या फिर किसी भी कनेक्शन से जोड़ दिया, कम से कम 10,000 वोल्ट की मान के चलिए। क्या है, मान के चलिए 10,000 वोल्ट की। यहाँ पे एक मेटल की प्लेट लगा दी, जिसको आप कैथोड बोल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मेटल की एक प्लेट लगा दी, और उन्होंने क्या किया कि इसको एक ग्लास में सील कर दिया, ठीक है। एक ग्लास में सील कर दिया, ग्लास मतलब ताकि पारदर्शी हो, देख सका जाए बाहर से। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है। वैक्यूम पंप लगा दिया। इसको थोड़ा सा डिजाइनदार बना देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ये बना देते हैं, ये अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है ट्यूब है। इससे इसका नाम क्या दिया गया, कैथोड रे ट्यूब। ये अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए बच्चों, अब हुआ क्या बच्चों कि यही एक सिंपल सा क्या है, एक डायग्राम है। यहां पे उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं ZNS एक फ्लोरोसेंट की स्क्रीन थी। क्यों थी, अभी उसके बारे में चर्चा आएगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन को आप जिंक सल्फाइड कह लीजिए, लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, उन्होंने क्या किया उन्होंने, यही कैथोड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया ताकि उस ट्यूब में से पूरी की पूरी हवा खींच ले, और उन्होंने इसका प्रेशर रखा 0.001 atm, बहुत कम होता है, लगभग वैक्यूम के बराबर है, ठीक है। मतलब लगभग क्या है, वैक्यूम के बराबर है। इसको 10⁻³ atm भी कह सकते हैं। तो लगभग क्या है, ये वैक्यूम के बराबर है। तो उन्होंने इसका प्रेशर रखा 0.001 atm, ठीक है। मतलब कि बेहद लो प्रेशर रखा, और लो प्रेशर मतलब ये लगभग आप कह सकते हैं वैक्यूम के बराबर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया, देखा कि जब उन्होंने कैथोड, जिसको एक मेटल के रूप में उन्होंने रखा था, जब उसको उन्होंने एक हाई वोल्टेज उससे कनेक्शन से जोड़ा, लगभग 10,000 वोल्ट या 1,000 वोल्ट कह लीजिए, जोड़ा, तो उन्होंने देखा कि यहां पर कुछ चमक रहा था। अब समझ में आया क्यों फ्लोरोसेंट लगा था। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन इस वजह से लगा था ताकि अगर कुछ हो तो इस पे पता चले, ठीक है।
तो ये ट्यूब है, ये आपका ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। और यहाँ जब उन्होंने जब यहाँ से जब कनेक्शन दिया और जब बिजली पास हुई तो उन्होंने देखा यहाँ कुछ चमक रहा था, यहाँ कुछ चमकीला चमकीला चमक रहा था। ये बात क्लियर है? अब यही मैं समझा रहा हूँ कि क्या हुआ था, आप समझिए इस चीज़ को। तो हुआ क्या बच्चों कि जब उन्होंने यहाँ से कनेक्शन देना स्टार्ट किया तो ये मेटल है, आपको पता है कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या क्या करता है, छोड़ने में सहायक होता है। जैसे वो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, तो मेटल क्या करता है, मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकले, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी वो क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकाल के फेंक देगा। तो जैसे ही क्या हुआ कि यहाँ से इन्होंने सप्लाई दिया, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकलने लगे, और हुआ क्या कि और यहाँ पर जाके कुछ चमकने लगा। आपको पता है कि ये एनोड है और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरेसेंट स्क्रीन को हिट करेंगे तो स्पार्क होगा और वही चमकता हुआ दिखेगा हमें। तो हुआ क्या कि अब देखिए, तो जे थॉमसन ने कुछ आकलन लगाया कि अगर कोई चीज़ कैथोड मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो यानी कि कुछ ऐसा एटम में होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। भाई नेगेटिव तो ही पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि एटम्स में कुछ ऐसी चीज है जिसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ये बात क्लियर हुआ आप लोग को? चलिए ठीक है। तो हुआ क्या, अब ये आप सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हिट, तो इन्होंने क्या किया कि बीच में ओपेक कर दिया, मतलब बीच बीच में उन्होंने क्या कर दिया, गैप कर दिया, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाके टकरा रहा था और एक स्क्रीन हो रहा था। चलिए ठीक है। तो मतलब यानी कि कुछ ऐसी चीज थी जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और उस तरफ जाकर जब यहाँ पे टकरा रही थी तो स्पार्क हो रहा था। मतलब कोई ऐसी चीज थी जो इधर से निकल रही थी, मतलब नेगेटिव से निकल रही थी और पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। इसी को उन्होंने बोला कैथोड रे। इसी को उन्होंने क्या बोला, कैथोड रे। चलिए ठीक। अब क्या हुआ कि यही आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। क्या है कि एक ट्यूब है जिसमें एक वैक्यूम पंप लगा है। वैक्यूम पंप क्या करता है, पूरे हवा को खींच लेता है, जिससे कि यहाँ प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। और यहाँ पे एक कैथोड जुड़ा है, यहाँ पे एनोड जुड़ा है, और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यहाँ से कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन के टकराने के बाद क्या कर रहे हैं, स्पार्क हो रहे हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ से निकल रही है, इधर अट्रैक्ट हो रही है और इधर की तरफ भाग रही है। यानी कि उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि एटम में कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसी को उन्होंने बोला क्या, कैथोड रे। यहां तक बातें क्लियर हुई? चलिए अब उन्होंने कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, तो उसके बारे में आपको हम और ज्यादा समझाते हैं। उन्होंने कहा कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। सही बात है, वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। क्यों चार्ज होंगे? क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं। तो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित कौन होगा, नेगेटिव कोई होगा। तो उन्होंने कहा कि जो कैथोड रे हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो रेस होती हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो इस बात का कैसे पता लगाया उन्होंने क्या किया कि यहाँ बीच में एक ओपेक कोई चीज़ रख दी, बहुत छोटी सी ओपेक चीज। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार ना दिखता हो, ठीक है। तो ओपेक चीज़ उन्होंने लगा दी। तो ओपेक चीज़ का तो क्या हुआ, जब उन्होंने ओपेक चीज़ लगाई तो इसका शैडो बनने लगा, पीछे की तरफ क्या होने लगा, इसका शैडो। तो शैडो कब बनेगा, शैडो तभी बनेगा जब ये रेस बिल्कुल सीधे ट्रैवल कर रही होंगी, तभी तो शैडो बनाएंगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी ट्रैवल करती तो शैडो बनता ही नहीं। तो इसका यहाँ पे उन्होंने एक ओपेक चीज़ रख दी, और चूंकि ओपेक चीज़ का शैडो बन रहा था तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया इस बात का कि जो कैथोड रेज होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ये बात क्लियर है? चलिए अगली बात उन्होंने कही कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब जो कैथोड रेज होती हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इस बात का अंदाज उन्होंने कैसे लगाया, उन्होंने क्या किया, बहुत छोटे छोटे पैडल्स, वो जो साइकिल का पैडल होता है वैसे ही, लेकिन उतना बड़ा नहीं, बहुत छोटे छोटे, बहुत मामूली। उन्होंने यहाँ क्या किया, उन्होंने बीच में पैडल्स लगा दिया। तो जब ये रेज या जो कि पार्टिकल्स ही हैं जब टकरा रहे थे उस
पैडल से, तो ये पैडल घूम रहा था। तो इस बात का उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो जो पार्टिकल्स हैं या जो वो कैथोड रेज हैं उनमें क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है। ये बात क्लियर है। अगली बात उन्होंने कहा कि दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सही बात है कि ये जो रेस हैं, कहने के लिए रेस कह रहे हैं, लेकिन असल में ये बने किससे हैं, पार्टिकल्स। ये बहुत ही तेज मूव करने वाले क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अगली बात उन्होंने कही कि ये क्या होंगे कि अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, और दिख भी रहा है आपको, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा मतलब कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। सिंपल सी बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको प्रशांत सर ने बताया होगा, पढ़ाया होगा कि जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, मतलब कभी अगर कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, तो जैसे ही कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की कि वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। चलिए अगला उन्होंने क्या कि दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, मतलब ये चमक रहे थे। अभी मैंने दिखाया आपको कि जब ये जाके इस स्क्रीन पे यहाँ पे हिट कर रहे थे तो ये चमक रहे थे। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब चमकते हैं, जब स्क्रीन पर टकराते हैं तो क्या होते हैं, चमकते हैं। अगली बात उन्होंने कहा कि ये एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। ये हालांकि बहुत एक सेपरेट टॉपिक है, बस यहाँ फिलहाल समझ जाइए कि जब बहुत तेजी से मूव करने वाले कैथोड पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब किसी क्या करते हैं, जब किसी हैवी मेटल से टकराते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि क्या होगा कि जब हाई मूविंग जो ये कैथोड पार्टिकल्स हैं जब किसी हैवी मेटल से टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है और ये केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, तो हम फिलहाल इतना ही जान के यहाँ पे ख़त्म करिए इसको। अब क्या होता है, और इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में एक नाम दे दिया गया, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन्स की खोज कैसे हुई। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे लो प्रेशर क्यों किया गया था, तो इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ आपको। ठीक है। चलिए, तो ये बात मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब देखिए थॉमसन ने क्या हुआ, एक कैलकुलेशन किया था। क्या उन्होंने एक कैलकुलेशन किया चार्ज अपॉन मास रेशियो। अब ये कैलकुलेशन कैसे आया था इससे आपको मतलब नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में है। तो उन्होंने एक कैलकुलेशन किया था चार्ज अपॉन मास रेशियो। ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसका जो कैथोड जो रे है या इसका जो इसको आप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इसका जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो है कितना है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। कितना है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का एक कैलकुलेशन किया चार्ज अपॉन मास रेशियो, मतलब उसका चार्ज उसके मास का रेशियो निकाला जो कितना आया, 1.75 इंटू 10⁻11 केजी। इसको चाहिए तो लिख लीजिए, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ कि उन्होंने अब उसी समय उसके बाद एक मिलिकन आए, और मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पढ़ना है। मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निकाला, इसका चार्ज निकाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप अपने किताबों में पढ़ते हैं वो होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इस समय किसी किताबों में 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम दिया हुआ है। मतलब दोनों, मतलब अब जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है सुधार हो रहा है। ठीक है। तो उन्होंने कहा, मिलिकन ने कहा कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। चाहिए तो आप आगे नेगेटिव लगा लीजिए क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल है। अब देखिए थॉमसन ने क्या किया था, चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला था,
और कितना था वो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, और इन्होंने क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल दिया। तो देखिए चार्ज पता है आपको, ये वैल्यू पता है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां से क्या कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप मास कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो देखिए बच्चों मैं सारी चीज़ आपको बता दिया। पहली चीज़ मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया था, थॉमसन ने कैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को खोजा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास रेशियो दिया। क्या दिया, चार्ज अपॉन मास रेशियो दिया, और उसकी वैल्यू उन्होंने ये दी। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने निकाला क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चूंकि थॉमसन के पास ये था, मिलिकन के पास ये था, तो उससे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कितना आया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए बच्चों चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, माइनस लगा लीजिए आगे। चार्ज अपन मास रेशियो कितना है, इतना, और मास कितना है, इतना। तो मुझे लगता है बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि जैसे कि अभी यूट्यूब और टिकटॉकर का लड़ाई चल रहा है, उसके वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं, तो क्या होता है, हाँ बच्चों, तो जैसे YouTube और टिकटॉकर का जो वीडियो है वो इस समय ट्रेंड कर रहा है, तो क्या होता है बच्चों कि जब जो चीज़ कोई ट्रेंड करती है लोग उसी में कुछ इधर उधर करके, आगे पीछे करके, दाएं बाएं करके चाहते हैं कुछ नया चीज़ बना दिया जाए। तो उस समय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था वो जो था वो बहुत जोरों शोरों पे चल रहा था। हो क्या रहा था कि पार्टिकल्स की खोज हो रही थी, तो सब साइंटिस्टों को ये लग रहा था कि अगर हम इसमें कुछ बदल कर दें या इधर उधर कर दें तो हो सकता है हमें ही कुछ मिल जाए, और मिला भी। क्या मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। ठीक है, प्रोटॉन की खोज भी उसी तरह से हुई थी जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की हुई थी। बस फर्क इतना था कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन में जो प्रेशर था वो 0.001 एटीएम था, इन्होंने क्या किया 0.1 एटीएम कर दिया। ठीक है, किसने, गोल्डस्टीन कह सकते हैं आप। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया कि उसमें जो प्रेशर जो था उस ट्यूब का 0.1 एटीएम कर दिया। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना था 0.001 एटीएम, और प्रोटॉन के लिए कितना था 0.0 एटीएम। ये बात क्लियर है। चलिए, तो उन्होंने क्या किया कि बस एक बदलाव किया, उन्होंने क्या किया कि 0.1 एटीएम उसका प्रेशर कर दिया। अब उन्होंने पाया, उन्होंने उसी चीज़ को उल्टा कर दिया। जैसे कि वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे स्क्रीन लगा था इलेक्ट्रॉन की खोज में, उन्होंने इधर स्क्रीन लगा दिया। ये वही सेम कहानी है, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो उन्होंने क्या पाया बच्चों, जब उन्होंने 0.1 एटीएम किया प्रेशर, तो उन्होंने पाया कि अब कुछ ऐसी चीज़ थी जो यहाँ चमक रही थी, यहाँ चमक, कहाँ पे, नेगेटिव, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो यानी कि वो कैसा रहा होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो इससे बच्चों एक अंदाज लगा कि कोई ऐसी चीज है कि जो क्या हो रही है, कैथोड की तरफ भाग रही है, और कोई ऐसी चीज है जो एनोड की तरफ भाग रही है। ठीक है, तो हालांकि तो इससे उन्होंने अंदाज लगाया कि इलेक्ट्रॉन तो है ही है, इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई ऐसा पार्टिकल भी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। भाई जो निगेटिव साइड की तरफ भाग रहा है वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव साइड में चार्ज होगा। तो उन्होंने इस बात से अंदाजा लगाया कि एटम में इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, साथ में कुछ ऐसी भी चीज होती है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये चीज हुई कैसे, अब आइए आपको हम ये समझा देते हैं।
और इसी से आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं कि क्यों प्रेशर लो था और हाई था। हुआ क्या बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के केस में इस वजह से प्रेशर लो कर दिया गया था कि पहली बात तो जो पार्टिकल्स हैं या जो रेज हैं उनको ट्रेवल करने में कोई दिक्कत ना हो। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर अधिक करने का मतलब क्या है, गैस ज़्यादा हो जाएगा। जब गैस ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, पार्टिकल्स को चलने में हिंडर करेगा। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रेवल कर रहे होंगे वो ये उनसे टकरा के क्या होंगे, रुक जाएंगे। टकरा के क्या होंगे, रुकेंगे। और दूसरी बात क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर समझिए इस बात को। सपोज करिए कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते तो पहली बात क्या होता कि इलेक्ट्रॉन्स को चलने में दिक्कत होती। ये गैस मॉलिक्यूल्स को हिंडर करते, रोकते यहाँ तक पहुँचने में, एनोड तक पहुँचने में। पहली दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत क्या थी, जब इलेक्ट्रॉन्स जब इससे टकराता तो इससे क्या निकालता, इलेक्ट्रॉन निकालता। आपको पता है कि जब भाई गैस भी क्या है, एटम ही है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराएगा तो अपनी एनर्जी, अभी मैंने बताया है आपको कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएगा गैसेस एटम से तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और जब अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो उससे दिक्कत क्या होता कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस गैसेस एटम से टकराते तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता। ऐसे देखिए टक 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 निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता कि जब इलेक्ट्रॉन इससे निकलता तो ये क्या बनता, पॉजिटिव चार्ज। तो पता चलता है कि इधर और उधर दोनों साइड भाग रहे हैं, तो पता नहीं चलता किस साइड क्या हो रहा है। तो इसी चीज को रोकने के लिए वहां पे प्रेशर कम कर दिया गया ताकि हमें क्या मिले, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मिले। लेकिन प्रोटॉन के केस में क्या किया गया, इस प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। इस प्रेशर को क्या किया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब उससे हुआ क्या कि अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई यहां से तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराए तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इससे इलेक्ट्रॉन टकराए तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो थे वो कैथोड रे की तरफ और कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट किए। और ऐसे साइंटिस्टों ने जाना कि कुछ एटम में ऐसा भी होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है और यहीं से प्रोटॉन की खोज हुई। लेकिन हाँ, इसी को बोला गया एनोड रे। लेकिन एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, कैथोड रे में हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रे किसका बना है, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हम एनोड रे को ये नहीं बोलते हैं कि एनोड रे किसका बना है, प्रोटॉन का। बच्चों एनोड रे प्रोटॉन नहीं है, गैसियस आयंस है। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर समझिए। कैथोड रे को हम बोल सकते हैं कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कैथोड रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो एनोड रे है वो प्रोटॉन से बना है। एनोड रे प्रोटॉन से नहीं बना है, एनोड रे गैसियस आयन से बना है। क्लियर हो रही है बात। हाँ, हालांकि साइंटिस्टों ने ये जान गए कि एटम में कुछ ऐसा भी होता है जो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां तक बच्चों मुझे लगता है क्लियर होगा आपको, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैसे प्रोटॉन की खोज हुई। अब दो बातें और बच्चों मैं बता दूं आपको। हालांकि आपके बुक्स में इतनी डीप में नहीं दी हुई हैं चीजें, लेकिन चूंकि अब मेरा ये मानना है कि पढ़िए तो डीप में पढ़िए और जिसको जितनी जरूरत है उतना निकाल लें यहाँ से। मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आपके IIT मेंस तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी जरूरत नहीं है उतने की तो आप ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए और डीप जरूरत है तो डीप नॉलेज निकालिए। हुआ क्या बच्चों कि अब यहाँ पर दो चीज़ था। जब साइंटिस्टों ने एक और काम किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, कई बार गैस, जैसे वही बात है, जैसे अब कुछ यूट्यूबर जो है वो टिकटॉक को किसी और लहजे में रोस्ट कर रहे हैं, कोई किसी और लहजे में रोस्ट कर रहे हैं, कोई किसी को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि कुछ साइंटिस्टों ने गैस बदल दिया, कुछ ने जो है कुछ और बदलाव किए, कुछ ने बिजली बदल दी, अमाउंट ऑफ वोल्टेज बदल दिया। तो कई सारे साइंटिस्ट जो थे वो कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे थे। तो उन्होंने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन की जो निकलने की टेंडेंसी थी वो गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी या मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रही थी। मतलब कि आप कोई मेटल लगा लीजिए,
कोई गैस डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी थी या जो इलेक्ट्रॉन की जो निकलने की टेंडेंसी थी वो जो थी वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो निकलने की टेंडेंसी थी वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी। मतलब आप कोई भी गैस ले रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन की निकलने की जो टेंडेंसी थी वो क्या थी, एक सी थी। यानी कि जो कैथोड रे होता है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात क्लियर है? चलिए, लेकिन हाँ, प्रोटॉन में जो था ये पाया गया कि जो प्रोटॉन था, मतलब जिसको गैसेस आयन बोला गया है, जो प्रोटॉन था वो गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा था। क्यों कर रहा था समझिए। सपोज करिए कि हम दो गैस लेके चलते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट गैस है, वजन कम है। तो जब H के एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, हल्का होगा। मतलब वो कैथोड की तरफ तेजी से मूव करेगा। लेकिन वहीं हीलियम जो है वो भारी होता है, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका वेट ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 1U, इसका कितना होता है 4U। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब इलेक्ट्रॉन का वेट लगभग कुछ नहीं होता है, तो यानी कि इसका वेट कितना हो गया 1U और इसका वेट कितना हो गया 4U। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकलता है तो जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकलता है तो उसका वेट डिफरेंट होता है, हर एटम का वेट डिफरेंट होता है। तो यानी कि जो प्रोटॉन की जो नेचर था, जो प्रोटॉन का जो नेचर था वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था। मतलब जो कैथोड रेस थे उनका गैस के नेचर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। एक चीज और, जो प्रोटॉन का चार्ज कितना था तो इलेक्ट्रॉन का कितना था 1.6 × 10⁻19। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होता है तो ये किस में होगा, पॉजिटिव में। चलिए, और एक चीज और बच्चों, इसका जो वेट होता है वो इलेक्ट्रॉन के वेट के 137 टाइम्स होता है। कितना होता है 1837 टाइम्स। मुझे डाटा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं आपको कल एक बार बता दूंगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कितना होता है। तो इसका लेकिन इसका वेट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स भारी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो समझ में आ गई होगी। और मुझे लगता है आपके जो 9th-10th पे जो कॉन्सेप्ट रहे होंगे कैथोड रे ट्यूब को लेके, जिसको आप वहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से पढ़ते थे, उसके भी बहुत हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों पहले एटॉमिक मॉडल की, मतलब थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। बच्चों थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया अपना। थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और थॉमसन सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने एटम का मॉडल दिया। मतलब उसके पहले किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि एटम का ही मॉडल हो सकता है। तो आपको पता और आपने पढ़ा भी होगा। तो उन्होंने कहा कि एटम जो है एक प्लम पुडिंग या खरबूज की तरह होता है। ठीक है, आपने खरबूज देखा होगा, तरबूज या खरबूज जिसको कहते हैं, हरा वाला जो होता है। तो आपने देखा होगा कि जो तरबूज होता है वो हरे रंग का होता है और रेड, और उसके अंदर पूरा रेड रंग का चीज़ें फैली रहती हैं और बीच बीच में बीए होते हैं। तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने कहा कि अगर हम किसी तरबूज को एक एटम मान लें, क्या करें, अगर किसी तरबूज को हम एटम मान लें तो उसका जो लाल हिस्सा होता है वो प्रोटॉन होगा, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था। क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर हम किसी तरबूज को अगर हम एटम मान लें तो उसका जो लाल हिस्सा है वो प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन में जो बीज हैं उसको हम क्या मान लें, इलेक्ट्रॉन मान लें। मतलब उन्होंने कहा कि एटम क्या होता है कि एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरी तरह से उस एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर कहीं कहीं पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उनका क्या था, मॉडल था। और उन्होंने ये भी कहा कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, जो कि सही बात है। उन्होंने कहा कि एटम एज अ होल न्यूट्रल है, मतलब कि जो जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे आपस में।
मतलब अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझिएगा इस बात को। देखिए फिर एक बार बोले, उन्होंने कहा कि एटम एक तरबूज की तरह होता है जिसमें जो लाल भाग है वो एक प्रोटॉन की तरह है और जो बीज है वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है और ये आपस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मतलब क्या होगा कि यानी कि जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। ये सबसे पहला थॉमसन मॉडल था जो कि गलत था, लेकिन इसके बाद ही और साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि मॉडल का भी, एटम का भी क्या हो सकता है, मॉडल हो सकता है। ये बात क्लियर है। चलिए, तो मतलब थॉमसन के हिसाब से एटम क्या है, एक प्लम पुडिंग या एक वाटरमेलन की तरह है जिसमें पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या है, इम्बर्स्ड है। मतलब पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या है, घुसे पड़े हैं। फिर क्या हुआ कि उसके बाद रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसको बोलते हैं क्या, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बढ़ा लीजिए यहाँ पे, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या हुआ समझिए, उसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, एक गोल्ड फॉइल लिया। क्यों गोल्ड फॉइल लिया, उसका रीज़न ये था कि गोल्ड फॉइल एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा मैलेबल होता है। मैलेबल पता है क्या होता है, मैलेबल किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेटल को अगर आप हथौड़े से पीटना स्टार्ट करिए तो वो फैलने लगेगा, मतलब शीट की तरह फैल जाएगा। लेकिन वहीं ग्लास को या लकड़ी को अगर आप हथौड़े से पीटिए तो वो टूट जाएगा। आपने 9th में इसको बाकायदे या 10th में पढ़ा भी है इसको, मेटल नॉन मेटल्स में। तो होता क्या है कि गोल्ड फॉइल लेने का रीज़न ये था कि जो गोल्ड फॉइल होता है वो मोस्ट मैलेबल मेटल है। मतलब अगर आप उसको पीटना स्टार्ट करिए तो जितना पतला गोल्ड को आप पीट सकते हैं उतना पतला कोई और मेटल नहीं पीट पाएंगे आप। और क्यों रीज़न था, उसका रीज़न ये था कि क्यों उन्होंने वो पतला चाहते थे, उसका भी रीज़न था, अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल का, जिसको आप झिल्ली बोलते हैं, एक गोल्ड की पतली से झिल्ली ली, ठीक है, और उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल हीलियम से बना हुआ पार्टिकल होता है। क्या होता है, हीलियम से बना हुआ पार्टिकल, मतलब हीलियम पार्टिकल से बने हुए को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा जो होता है वो हीलियम से बना हुआ एक रे है। तो अल्फा पार्टिकल बोल दीजिए या हीलियम, या आप दूसरी भाषा में बोल दीजिए कि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है पॉजिटिव पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अल्फा का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए ये हम अभी जानते हैं। रदरफोर्ड ये बात नहीं जानते थे। रदरफोर्ड ये नहीं जानते थे कि एटम के बीचों बीच में एक स्पेस होता है जो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रदरफोर्ड नहीं जानते थे, ये हम जानते थे। रदरफोर्ड अब जानेंगे। रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल लिया जिसको क्या पॉजिटिव पार्टिकल बोलते हैं, और उसका क्या स्टार्ट किया उन्होंने, बम्बार्डमेंट। और जब उन्होंने बम्बार्डमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी रेस, मतलब मोस्ट ऑफ द रेस सीधे निकल गई। उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल्स हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, और उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल्स जैसे गए थे वैसे ही आ गए। उन्होंने 3 तरह के ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन ये किया कि जो मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स थी वो जैसे निकली वैसे ही निकल गई, मतलब जैसे गई वैसे निकल गई। क्या किया, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स थी वो जैसे गई बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में निकल गई। उन्होंने देखा कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो हल्का सा अपने पाथ से डेविएट हो गए, कुछ एंगल पर डेविएट हो गए। और उन्होंने देखा कि बहुत कम, मतलब हर 12,000 रेज में से एक रे, मतलब 1 आउट ऑफ 12,000 रेज, हर 12,000 रेज में से एक रेस ऐसी थी जो जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। क्लियर हुआ? इसी को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ और उन्होंने क्यों गोल्ड फॉइल ही लिया था, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।